नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक। किसानों के लिए बागवानी परियोजनाओं की स्वीकृति हुई सरल। 8 माह के बजाय मात्र 45 दिनों में मिलेगी मंजूरी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, मोदी सरकार ने किसानों को आधुनिक डिजिटल तकनीक देकर बनाया सशक्त। बीज से बाजार तक में आया बदलाव। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन लाया किसानों में क्रांति। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश आगरा में पादुकाएं बनाने वाली मशीनें की वितरित। बाराबंकी में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत मधुमक्खी पालन वाले बक्सों का किया वितरण। किसानों को मधुमक्खी पालन को आगे बढ़ाने के लिए किया प्रोत्साहित। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, जलभराव वाले क्षेत्रों से पानी निकालकर अगली फसल की बिजाई के लिए कृषि योग्य भूमि बनाना ही सरकार का लक्ष्य। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री तथा बोर्ड के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि किसानों के लिए बागवानी परियोजनाओं की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरल किया जाए। इसके तहत स्वीकृति की प्रक्रिया 2 चरण के बजाय अब एक ही बार में संपन्न हो जाएगी और ये पूरी तरह से डिजिटल होगी। साथ ही कम से कम दस्तावेजों की जरूरत रहेगी, जिससे किसानों को परेशानी नहीं आएगी। महत्वपूर्ण ये भी है कि अभी तक जो अनेक परियोजनाएं लगभग 6 से 8 महीने की समय अवधि में स्वीकृत हो पाती थी, अब वो मात्र 45 दिनों में ही मंजूर कर दी जाएंगी। इस प्रक्रिया पर अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में योजना डिजाइन, आवेदन फाइलिंग प्रणाली, प्रलेखन तथा मंजूरी प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है। नया सरल डिजाइन 1 जनवरी 2023 से लागू होगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने उम्मीद जताई है कि यह प्रक्रिया कृषक समुदाय के लाभ के लिए व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए प्रणाली को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाएगी तथा एनएचबी वित्त पोषण के लिए अधिक से अधिक उच्च तकनीक वाणिज्यिक परियोजनाएं सर्जित करेगी। एनएचबी के तहत जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक नया वर्टिकल सर्जित किया गया है, जिससे जैविक क्षेत्र के सभी पहलुओं जैसे योजनाओं का पर्यवेक्षण, निगरानी, क्षेत्र विस्तार, उत्पादन, मूल्य श्रृंखला, विकास के लिए बाजार को बढ़ावा देना और बुनियादी ढांचा तैयार करने पर काम किया जाएगा। केंद्र सरकार किसान हितैषी नीतियों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के केंद्र में हमेशा किसान रहे हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में डिजिटल क्रांति से हो रहे नवाचार से कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। देखते हैं उपी यादव की यह खास रिपोर्ट। बीते 8 साल से अधिक के समय में देश में कृषि और किसानों के कल्याण और विकास के लिए कई सारी योजनाएं चलाई गई, जिनका फायदा अन्नदाता को मिल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग व जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि डिजिटल क्रांति के जरिए कृषि क्षेत्र का कायाकल्प हो रहा है। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए तकरीबन 11 करोड़ 37 लाख किसानों के खाते में लगभग 2,16,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को डिजिटल एग्रीकल्चर के कॉन्सेप्ट को देकर एक ऐसा शस्त्र उनके हाथ में दिया है जिसके परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं। और इसके जो मुझे 3 फायदे स्पष्ट दिखते हैं, उसमें पहला है कि उनकी समय की बचत हुई है, लूट बची है और बिचौलिया समाप्त हो गया। और अगर हम इन शब्दों के इर्द गिर्द ही अगर चीज़ों को देखें तो जो पिछली सरकारें रही हैं, जो भी सरकारें रही हैं, उसमें कभी भी किसान सम्मान निधि जैसा कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने इसमें लगभग 11 करोड़ 37 लाख किसानों को अब तक 2,16,000 करोड़ की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज किसानों को बीज से बाजार तक हर स्तर पर डिजिटल तकनीक से फायदा मिल रहा है। ई नाम मंडी से देश के 1.74 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं।
डिजिटल क्रांति की बदौलत 2 करोड़ 36 लाख व्यापारी पंजीकृत हुए हैं, जिनसे 2,22,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है, जो केंद्र सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। बीज से लेकर बाजार तक की यात्रा में भी डिजिटल टेक्नोलॉजी की जबरदस्त पहुंच हुई है और उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है ईना मंडी का। 2.25 करोड़ किसान उसमें जुड़े और 2 करोड़ 36 लाख पंजीकृत ट्रेडर उसमें शामिल हुए और 2,22,000 करोड़ रुपए का उसमें व्यापार हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि देश में कृषि उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिए किसान उत्पादक संघ बनाए जा रहे हैं। अभी तक 3,855 किसान एफपीओ पंजीकृत किए जा चुके हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अंतर्गत 22.71 करोड़ कार्ड बनाए जा चुके हैं और 11,531 टेस्टिंग प्रयोगशालाएं मंजूर की जा चुकी है। इन सभी योजनाओं से पता चलता है कि भारत सरकार मिशन मोड पर काम करते हुए अन्नदाता के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। ओपी यादव की रिपोर्ट। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने उत्तर प्रदेश आगरा में चर्म प्रायोगिक परियोजना के तहत पादुकाएं बनाने वाली मशीनों और बाराबंकी जनपद में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत मधुमक्खी पालने वाले बक्सों का वितरण किया। लाभार्थियों को 5 दिन का प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण बाराबंकी जनपद के 2 स्वयं सहायता समूहों वैष्णव और ज्ञान ने दिया था। आज इस समूह को मधु मिशन के तहत 200 मधुमक्खी पालने वाले बक्से और उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने मधुमक्खी पालन से जुड़ी समस्याओं पर लाभार्थियों से बातचीत की और उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में मधुमक्खी पालन को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें प्रेरित किया गया कि वे अपने काम को और भी आगे बढ़ाएं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बुधवार को कृषि और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ HSDR और FCB बाढ़ प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। दलाल ने कहा कि प्रदेश के जल भराव वाले क्षेत्रों से समय पर पानी निकालकर किसानों की फसल को बचाकर अगली फसल की बिजाई के लिए कृषि योग्य भूमि बनाना ही सरकार का लक्ष्य है। इसीलिए इस कार्य को शीघ्रता से पूरा किया जाए। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि एवं सिंचाई विभाग मिलकर जल भराव या बाढ़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित कर क्लस्टर बनाकर एक ऐसी योजना बनाकर काम करें ताकि किसानों की भूमि से समय पर पानी निकाल सके, जिससे उनकी फसल भी बच सके और अगली फसल की समय पर बिजाई भी हो सके। इससे किसानों के साथ साथ प्रदेश और देश का भी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि जलभराव और बाढ़ वाले क्षेत्रों में संसाधनों का सही उपयोग भी किया जाए। और केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रौद्योगिकी से संचालित होने वाली एक देश एक राशन कार्ड प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत सभी लाभार्थी, विशेष रूप से प्रवासी लाभार्थी, इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। सभी लाभार्थी अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल से या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ आधार संख्या के द्वारा किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने मासिक आवंटन के खाद्यान्न को आंशिक या पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा लाभार्थी के परिवार के जो भी सदस्य घर पर होंगे तो वो उसी राशन कार्ड पर खाद्यान्न का बचा हुआ हिस्सा, शेष खाद्यान्न या संपूर्ण खाद्य पदार्थ उठा सकते हैं। राशन कार्डों की देशव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना विभाग द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की ये योजना है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन के तहत लागू की गई है, जिसे अप्रैल 2018 से 127.3 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ स्वीकृति दी गई थी। इसी योजना को 31 मार्च 2023 तक विस्तार दिया गया है। राज्यसभा में बुधवार को केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने अनुसूचित जातीय जनजाति संविधान संशोधन विधेयक पर जानकारी दी। उन्होंने राज्यसभा में सरकारों पर अनुसूचित जातीय जनजाति को अनदेखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले अनुसूचित जाति के लिए कुल आवंटित राशि का प्रावधान 24,594 करोड़ था, जो आज 85,930 करोड़ रुपए है। 2013-14 में आप यदि देखें तो जो एसटी कंपोनेंट के लिए जो राशि आवंटित की जाती थी उसका जो कुल प्रावधान था वो 24,594 करोड़ रुपया था। लेकिन अगर आप देखें आज के दिन में 2021-22 में तो वो लगभग 85,930 करोड़ रुपये है। तो
अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोच में और डेवलपमेंट के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। और अगर वृद्धि को देखें तो वो 256% से अधिक। अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस देश में नए भारत का उदय हो रहा है, जब देश में जनजातीय समाज को नए मौलिक सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास हो रहा है। लंबे अरसे तक शासन करने के बाद जनजातीय समाज के ऐसे मुद्दे ज्वलंत बने हुए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। ये एक सत्य है, इस देश में भारत का नया उदय हो रहा है जब जनजातीय समाज को मौलिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा उठे और जनजातीय समाज की जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मान मिले। और इसलिए इस देश में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को कहा गया कि जनजातीय समाज गौरव दिवस के रूप में। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को नई दिल्ली में अरुणोदय 2 योजना का उद्घाटन किया। इस योजना का उद्देश्य राज्य में 17 लाख महिलाओं की मदद करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने उनके बैंक खाते में 1250 रुपए मिलेंगे। और अगली खबर, तेलंगाना में तंदूर के लाल चना को पंजीकृत जीआई टैग मिल गया है। इसके साथ ही राज्य में जीआई पंजीकरण की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जयशंकर ने जीआई पंजीकरण प्रक्रिया को सुगम बनाया और लाल फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड को आवेदन के लिए मार्गदर्शन, अनुसंधान और तकनीकी डेटा प्रदान करने में मदद की। लाल चना मुख्य रूप से राज्य के तंदूर और आसपास के वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। इसमें लगभग 24% प्रोटीन होता है, जो अनाज के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। किसानों की आमदनी को दुगना करना केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है और इसी दिशा में अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं। लोग अब इस बात का महत्व समझने लगे हैं और कृषि में अक्सर पैदा किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। ये है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले के अंबवाला निवासी राहुल देव सिंह चौहान, जो वैसे तो पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हैं और बेंगलुरु में कार्यरत हैं। लेकिन जब कोरोना काल के दौरान वो अपने घर आए, तभी से उन्होंने अपनी भूमि पर खुद का रोजगार करना शुरू किया। राहुल ने अपनी जमीन पर एग्रो टूरिज्म के तहत अनेक प्रकार के फूलों, सजावटी पौधों की खेती आधुनिक तरीके से करना शुरू की। और देखिए, आज उनका ये व्यवसाय एग्रो टूरिज्म में एक नई पहचान बना रहा है। वो यहाँ पर किसानों को बीज लगाने से लेकर बीजों की मार्केटिंग के बारे तक में जागरूक करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 7 परिवार हैं, उनको सिखाया जा रहा है। अब उनको यहाँ पर नर्सरी कैसे की जाती है, फ्लोरिकल्चर का कैसे किया जाता है, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं। धीरे धीरे अभी हमारा है कि अगले 3 साल में करीबन 30 फैमिलीज तक को इसके अंदर इन्वॉल्व करना है और 5 साल में करीबन 50 फैमिलीज। तो इसमें एक और चीज़ होगी, जैसे रॉ प्रोडक्ट है वो हमारा अपने पास तैयार होगा। हमने यहाँ पर बैम्बू की फसल भी अभी शुरू की है। रॉ प्रोडक्ट आपके पास है, आप यहाँ से डायरेक्ट गाँव में जो महिलाएं हैं या दूसरे बुजुर्ग हैं जो बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं, रॉ प्रोडक्ट आपका उनके पास चला जाएगा, उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। वहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हम अपने यहाँ लेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना कुछ सेलिंग का कोई ना कोई तरीका निकालेंगे ताकि इस बिजनेस को प्रमोट किया जाए, इस एंटायर कल्चर को भी प्रमोट किया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, वो समय समय पर लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाते हैं। राहुल देव के प्रयास से एग्रो टूरिज्म के किसानों का मनोबल बढ़ रहा है और पंचायत क्षेत्र में काफी संख्या में किसान यहाँ आकर ये कार्य देख रहे हैं। इनका एक मकसद है कि प्रोफेशन के साथ साथ हमारे गाँव के जो बेरोजगार लोग हैं, महिलाएं हैं, उनको इससे जोड़ा जाए और लगभग 7 से 10 परिवारों को अभी भी यहाँ पे काम दे करके रोजगार दे रहे हैं और आने वाले समय में 1 साल के अंदर अंदर लगभग 50 से 100 परिवारों को इससे जोड़ा जाएगा और लोगों को ट्रेन करके जो है उन्हें रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह फ्लोरिकल्चर का जो इनका प्रोजेक्ट है उससे भी लोगों को जोड़ा जाएगा और नवरात्रों से ही इस बार जो है हमारा फ्लोरिकल्चर का आमबोला में अच्छा बिजनेस हब यहाँ पे बनने जा रहा है। तो नेचुरली है जो जहाँ हमारी पंचायत को एक अच्छा बेस मिलेगा, पंचायत का नाम होगा, तो हमारे जो आसपास के बेरोजगार महिलाएं हैं, जो हमारे युवा हैं, उनको रोजगार के साधन भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे। निश्चित रूप से राहुल देव का किसानों को वैज्ञानिक और जैविक खेती से जोड़ने का ये प्रयास सराहनीय कदम है।
नाहन से जितेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। किसान वो है जो हम सभी को खिलाता है, इसीलिए ये सुनिश्चित करना कि किसानों को उसकी उपज के लिए उचित सहायता और चैनल उपलब्ध कराए जाएं काफी अहम हो जाता है। नासिक का स्टार्टअप वैसाटोगा इनोवेशंस किसानों को सफल लॉजिस्टिक अफसरों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्टार्टअप को कृषि श्रेणी के तहत साल 2021 का राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार भी मिला है। छोटे और सीमांत किसानों की सबसे बड़ी समस्या अपने उत्पाद को सही कीमत पर बेचना और उसे बाजार तक पहुंचाने की होती है। अधिकतर सीमांत किसानों को इसके लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित स्टार्टअप वैसाटोगो इनोवेशंस किसानों को और कृषि व्यवसायों के लिए एक ऐसा मंच लेकर आए हैं जिसके जरिए वो अपने उत्पाद को सही कीमत पर बेचने के अलावा उसे कम खर्च पर आसानी से बाजार भी पहुंचा सकते हैं। हमने 2 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं। पहला ग्रामिक एक मोबाइल बेस्ड ऐप है जिसके थ्रू हमारे जो किसान हैं वो अपने आसपास के बाज़ारों का इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम मार्केट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसी के थ्रू वो डिसीजन ले सकते हैं कि वो कौन से मार्केट में जाना चाहते हैं जिसमें उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। उसी के बाद हम लोग उनको गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करते हैं, एक शेयर्ड व्हीकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू उनका जो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंडिचर होता है वो भी कम हो जाता है। जो सेकंड प्लेटफॉर्म हमने बनाया है उसका नाम है FMS और FPO मैनेजमेंट सिस्टम। जो FMS है ये हाईली कस्टमाइज्ड एक डिजिटल SaaS बेस्ड ऑफरिंग है जो हम लोग ये किसान उत्पादक कंपनियां होती हैं या FPOs होती हैं उनको ऑफर करते हैं, जिसके थ्रू वो अपनी सारी एक्टिविटीज फ्रॉम सीड टू प्लेट मैनेज कर सकते हैं। पहले किसानों को अपने उत्पाद अच्छी क्वालिटी के ना होने पर बेचने के लिए काफी दिक्कत होती थी, लेकिन स्टार्टअप अपने मोबाइल ऐप के जरिए किसानों को अच्छे मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराता है जिससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने में मुश्किल नहीं होती। वैसाटोगो के संस्थापकों को इसकी शुरुआत करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था क्योंकि किसी का भी संबंध किसान परिवार से नहीं था। इनिशियल फेज़ में तो ऐसा था कि हम चारों में से कोई भी फार्मिंग बैकग्राउंड का नहीं है, तो इसीलिए हम सभी को पहले तो फील्ड इमर्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। हमें समझने की ज़रूरत पड़ी कि कौन से यूज़र ग्रुप्स है, जैसे कि किसान हो गए, फिर ट्रांसपोर्टर्स हो गए, तो कौन कौन है इकोसिस्टम में। वैल्यू जो हम दे रहे हैं इकोसिस्टम में जिन लोगों को, वो हमें बहुत ही समझदारी के साथ डिलीवर करना था क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इसीलिए हमें जो भी हम वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं उसकी बहुत अच्छी समझ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टअप अपनी ऐप से छोटे किसानों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठन को भी सहयोग कर रहा है। डैशबोर्ड के माध्यम से FPO वास्तविक समय में अपने वाहनों को ट्रैक कर सकते हैं। स्टार्टअप के संस्थापकों का कहना है कि फिलहाल उनका फोकस किसान उत्पादक संगठन की ओर अधिक है क्योंकि ये FPO किसानों द्वारा और किसानों के लिए ही चलाए जाते हैं। कृषि हमारे अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। वैसाटोगो स्टार्टअप किसान और उनसे जुड़े सभी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने का काम कर रही है। कह सकते हैं कि आने वाले समय में वैसाटोगो स्टार्टअप जो है वो छोटे किसान और किसान समूह को सशक्त बनाने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। कैमरा पर्सन भगवान पगारे के साथ श्यामा मिश्रा, DD न्यूज, नासिक, महाराष्ट्र। और आइए बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। बुधवार को ज्यादातर मंडियों में सेब के सौदों में बिना किसी फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सेब के भाव में तेजी देखने को मिली। बात आवक की करें तो इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एक्वाकनेट के मुताबिक चंडीगढ़ मंडी में 13 दिसंबर को सेब का भाव रहा 4000 रुपए। 14 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 4000 रुपए पर बना रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सेब के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 14 दिसंबर को सेब 3500 रुपए पर बिका, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 दिसंबर को सेब का भाव रहा 6500 रुपए। 14 दिसंबर को इसके सौदों में 1000 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7500 रुपए पर। पंजाब की लुधियाना मंडी में 13 दिसंबर को सेब का भाव था 2000 रुपए,
14 दिसंबर को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 2000 रुपए पर हुए। इसी तरह सेब के भाव में स्थिरता का सिलसिला मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में कायम रहा। यहाँ 14 दिसंबर को सेब के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2000 रुपए पर बना रहा। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल फलों की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में कुल फलों की पैदावार 107.24 मिलियन टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों की उपज 102.48 मिलियन टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो बुधवार को अधिकांश कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में 13 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,880 रुपए। 14 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,930 रुपए। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 दिसंबर को सरसों का भाव था 5,720 रुपए। 14 दिसंबर को इसके सौदे 80 रुपए मजबूत होकर 5,800 रुपए पर हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 13 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 5,800 रुपए। 14 दिसंबर को इसके सौदों में 150 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 5,950 रुपए पर। हालांकि गंगापुर सिटी मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 13 दिसंबर को सरसों का भाव था 6,330 रुपए। 14 दिसंबर को इसके सौदे 62 रुपए लुढ़क कर 6,268 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में मंगलवार को सरसों का भाव रहा 6,465 रुपए। बुधवार को इसके सौदों में 25 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 6,490 रुपए। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी सरसों की बुआई 70,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 61,96,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 8,93,000 हेक्टेयर आगे है। और अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। बिहार में अगर शुरुआती अवस्था में मसूर के पत्ते थोड़े पीले हो गए हों और मरने लग रहे हों तो प्रोपिकोनाजोल की 1 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ये छिड़काव 10 या 15 दिनों के अंतराल पर 2 या 3 बार करना है। बिहार में समय से बोई गई सरसों की फसल में निराई कर लें और समय समय पर इनकी सिंचाई करते रहें। यहाँ गेहूं की 20 से 25 दिन पहले बोई गई फसल की सिंचाई कर लें। सिंचाई के समय इसमें नाइट्रोजन मिली खाद डालें। बिहार के किसान मक्का के खेतों की निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही इसमें भी सिंचाई के वक्त नाइट्रोजन युक्त खाद का इस्तेमाल करें। कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ आलू के पौधों की ऊंचाई 15 से 20 सेंटीमीटर हो जाए तो मिट्टी चढ़ाने का काम कर लें। साथ ही इनकी हल्की सिंचाई भी कर लें। ओडिशा में गन्ने में शीर्ष बेधक के प्रकोप को कम करने के लिए फिप्रोनिल का छिड़काव करें। इस मौसम में उड़द और मूंग में चूर्निल आसिता रोग पाया जाता है। ओडिशा में उड़द और मूंग की खेती कर रहे किसान रोग दिखने पर सल्फर 80% WP800 का छिड़काव करें। ओडिशा में इस मौसम में मूंगफली की फसल में लीफ माइनर कीट यानी पत्ता खाने वाले कीट का प्रकोप देखा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए प्रोफेनोफास 50% EC का छिड़काव करें। ओडिशा में मिर्च और पत्ता गोभी में इस समय थ्रिप्स देखा जाता है। इसको नियंत्रित करने के लिए थियामेथोक्सम का छिड़काव करें। इस मौसम में भिंडी में एफिड के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए बुप्रोफेजिन 15% का छिड़काव करें। फूल गोभी में डायमंड बैक मॉथ और हीरक पतंगा के संक्रमण की संभावना है। अगर इसका संक्रमण दिखाई दे तो इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव करें। और अब कुछ और खबरें खास खबर में।
बिहार के छपरा में जहरीली शराब के सेवन से बढ़ने वालों की संख्या 39 तक पहुंच गई है। बिहार में शराबबंदी के बावजूद घटिया किस्म की शराब का कारोबार तेजी से चल रहा है। जहरीली शराब के कारण आए दिन बिहार के किसी न किसी जिले में लोगों की मौत होना आम बात हो गई है। देश के भविष्य, बच्चों की बुनियाद को और मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। देश भर के 14,500 स्कूलों को पीएम श्री यानी प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम श्री योजना की बीते 7 सितंबर को मंजूरी दी थी। लोकसभा में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में कई सालों बाद पर्यटकों के लिए अच्छा माहौल बन रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में आधुनिक विकसित एयरपोर्ट के निर्माण के लिए समुचित कदम उठाए जा रहे हैं। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की ओर से लगाई गई रोक को हटाने को लेकर उद्धव ठाकरे की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले चुनाव आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच खारिज कर चुकी है। इस नई याचिका में उन्होंने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी है। गुजरात में नवनिर्वाचित विधानसभा का पहला सत्र 19 दिसंबर से आरंभ होगा। 2 दिवसीय सत्र की शुरुआत में अस्थायी अध्यक्ष सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे। 20 दिसंबर को सदन के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, जिसके बाद राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे। और इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।